जब दिन गुरूब हो गया और कुटिया के बाहर दरख्तों के नीचे शाम का अंधेरा उतरने लगा तो जोगन ने कुटिया का पर्दा उठा दिया। कहने लगी, संध्या ने कहा था कि वो शाम का अंधेरा फैलने के बाद आएगी। रास्ते में अगर किसी सपेरे फौजी ने उसे पकड़ न लिया तो वो यहाँ जरूर पहुंच जाएगी। मैंने कहा, और अगर उसे तुम्हारे सपेरों ने पकड़ लिया तो हमें क्या करना होगा? मेरा ख्याल है कि फिर हम अकेले ही मुंह अंधेरे तालाब पर पहुंच जाएंगे। जोगन ने कहा, संध्या बड़ी होशियार नर्तकी है, वो पहरेदार सपेरों को जुल देकर यहाँ पहुंच जाएगी। उसे जवान सपेरों को रिझाना भी आता है। और जोगन मुस्कुराती रही। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया तो वो कुटिया से बाहर चली गई। मैं अंदर ही बैठा रहा। कोई 15-20 मिनट गुजर जाने के बाद वो अंदर आई और कहने लगी, शायद संध्या आ गई है। मैंने उसके कदमों की आवाज सुनी है। चंद सेकंड के बाद संध्या आ गई। वो मेरे और जोगन के गले लगकर मिली। उसके जिस्म से ऐसी बू आ रही थी जैसे वो गीदड़ों के भट्ट से निकल कर आ रही हो। कहने लगी, मैं सारा कुछ मालूम करके आई हूँ। फिर उसने बताया कि मेरी बीवी रात के पिछले पहर महादेव के आश्रम से 7 नर्तकियों के साथ पवित्र तालाब पर स्नान करने निकलेगी और 2 राइफलों वाले सपेरे उससे 50 कदमों के फासले पर तालाब के करीब किसी झाड़ी में मोर्चा बनाकर बैठे होंगे। उसने जोगन माया देवी को इन सपेरों के नाम भी बताए। जोगन ने मेरी तरफ देखा और कहा, करमदाद तैयार हो जाओ, तुम्हारी मर्दाना दलेरी आजमाने का वक्त आन पहुंचा है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पवित्र तालाब तक ही जाऊंगी और तुम्हें वहां पहुंचाकर फौरन वापस इसी कुटिया में आ जाऊंगी। बाकी सारा काम तुम्हें खुद ही करना होगा। अगर तुम अपनी बीवी को वहां से निकालने में कामयाब हो गए तो सीधे कुटिया में आ जाना। इसी जगह तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मुझे अंदेशा था कि मुसल्लह सपेरों को काबू करते वक्त अगर उनमें से किसी की राइफल चल गई तो फायर का धमाका होगा, या अगर मेरी बीवी या उसके साथ आई हुई औरतों ने मुझे देखकर शोर मचा दिया तो वहां हंगामा मच जाएगा और मंदिर के इर्द गिर्द पहरे पर मौजूद दूसरे मुसल्लह सपेरे भी वहां आ जाएंगे। जब मैंने इस खदशे का इजहार किया तो जोगन माया देवी सोच में पड़ गई। संध्या भी गौर करने लगी। जोगन ने कहा, अगर वहां शोर मच गया तो फिर तुम्हारा वहां से निकलना और मेरा इस कुटिया में ठहरना नामुमकिन हो जाएगा। संध्या कहने लगी, इसका एक ही इलाज है। जोगन माया देवी ने पूछा, वो क्या? संध्या ने कहा, वो ये है कि रात के पिछले पहर मैं भी 7 सखियों के साथ जाऊं। जब करमदाद की बीवी स्नान करने लगे तो मैं औरतों को बातों में लगाकर दूसरी तरफ ले जाऊं, लेकिन झाड़ियों में मोर्चा लगाकर बैठे हुए सपेरों से करमदाद को ही निमटना होगा, क्योंकि अगर उसकी बीवी ने उसके पहचानने और उसके साथ जानने से इनकार कर दिया तो वो जरूर शोर मचा देगी और उसके शोर की आवाज सुनकर सपेरे हवा में फायरिंग शुरू कर देंगे और फायर की आवाज सुनकर मंदिर के सपेरे भी उस तरफ दौड़ पड़ेंगे। मैंने कहा, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तुम सिर्फ इतना करो कि मेरी बीवी के साथ जो औरतें जाएंगी किसी तरह उन्हें तालाब से कुछ फासले पर ले जाओ, जहां से वो मुझे तालाब पर आते न देख सकें। सिंधिया ने कहा, ये मैं कर लूंगी। जोगन माया देवी ने मेरी तरफ मशकूक नजरों से देखते हुए कहा, करमदाद, तुम निहत्ते होगे, तुम्हारे पास कोई बंदूक वगैरह नहीं होगी, तुम राइफलों वाले 2 आदमियों को कैसे काबू कर सकोगे? मैंने कहा, देवी, मैं कोशिश करूंगा, मुझे ये कोशिश करनी ही होगी और कोई चारा भी तो नहीं है। जोगन ने आहिस्ता से कहा, तुम ठीक कहते हो। फिर सिंधिया से मुखातिब होकर बोली, तुम नर्तकियों को बातों में लगाकर तालाब से दूर कैसे ले जाओगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे कुछ हो जाए तुम्हारी खातिर मुझे ये काम तो करना ही होगा। हाँ, अगर वहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो मैं वहाँ से गायब हो जाऊंगी। बातें करते करते शाम जब ज्यादा गहरी हो गई और रात की तारीकी फैलने लगी तो सिंधिया उठ खड़ी हुई। कहने लगी, अब मैं जाती हूँ। फिर उसने जोगन माया देवी से कहा, माया, तुम करमदाद को तालाब का खुफिया रास्ता बता देना। वो बोली, मैं इसे तालाब तक छोड़ने इसके साथ जाऊंगी, मैं इसे वहाँ छोड़ने के बाद वापस आ जाऊंगी। सिंधिया ने कहा, हाँ, तुम्हारा वहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा। किसी नर्तकी की तुम पर निगाह पड़ गई तो महादेव जी तुम्हारी तलाश में तमाम आदमी दौड़ा देंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वो चली गई तो जोगन मेरे पास ही चौकी पर बैठ गई। कहने लगी, अगर भगवान न करे वहाँ तालाब पर हाहाकार मच गई तो मुझे उसकी आवाजें आ जाएंगी, फिर मैं इस कुटिया में नहीं ठहर सकूंगी। मैंने पूछा, तो फिर तुम कहाँ मिलोगी? मेरा मतलब है, अगर मैं गड़बड़ करने के बाद अपनी बीवी को निकाल लाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे कहाँ मिलोगी? क्योंकि तुम्हारी मदद के बगैर मैं इस खूनी जंगल से शायद बाहर न निकल सकूं। वो कहने लगी, यहाँ सामने दरख्तों के पीछे एक कुंड है, तुम्हें याद है आती दफा हमने वहाँ पानी पिया था? मुझे याद आ गया, ये एक छोटा सा तालाब था जिसमें पानी था। आती दफा हमने वहाँ पानी पिया था, उसकी निशानी भी मुझे याद आ गई। वहाँ 2 दरख्त एक दूसरे के साथ मिलकर ताल के ऊपर झुके हुए थे। मैंने कहा, हाँ, मुझे वो कुंड याद है। वो बोली, अगर वहाँ शोर मच गया और तुम भाग निकलने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें उसी कुंड के पास मिलूंगी। मैं वहाँ झाड़ियों में छुपी हुई होंगी मगर तुम्हें देखकर बाहर निकल आऊंगी। हम बातें करते रहे। मैं अपने टारगेट
टारगेट पर पहुंचकर शुरू किए जाने वाले कमांडो एक्शन के बारे में गौर करता रहा। यह बिल्कुल एक तरह से कमांडो ऑपरेशन ही था। मुझे कमांडो बनकर दोनों मुसल्लह सपेरों को इस तरह काबू करना था कि किसी एक को दूसरे के अंजाम की खबर न हो। मुझे इस काम की तरबियत मिली हुई थी और ये काम मुझे कोई मुश्किल नजर नहीं आ रहा था। मुश्किल मरहला सिर्फ वो था जब मुझे अपनी बीवी जमीला के सामने जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहना था। दिल कहता था कि वो मुझे देखते ही पहचान जाएगी और फौरन मेरे साथ भाग खड़ी होगी। जब रात गहरी होने लगी तो जोगन माया देवी अंगड़ाई लेती हुई उठी और सिंधिया के बिस्तर की तरफ जाते हुए बोली, अभी रात के पिछले पहर में 3 घंटे बाकी हैं। आ जाओ, तुम भी कुछ देर आराम कर लो। मैं डर गया। मैंने जल्दी से कहा, देवी मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। उसने डांट कर कहा, ये मेरा हुक्म है। मेरा जी चाहा कि इस औरत का सर फोड़ दूं, मगर मैं बेबस था। बीवी की तलाश की मुहिम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही थी। उस वक्त मुझे इस जोगन की अशद जरूरत थी। मैं उसके आगे इनकार नहीं कर सकता था। वैसे भी उसने ये शर्त आयद कर रखी थी कि अगर मैं उसका कोई एक भी हुक्म न मानूं तो वो मेरी मदद नहीं करेगी, मेरी रहनुमाई नहीं करेगी और जहां जैसी हालत में होगी वहां से वापस चली जाएगी। अजीब, वहशी और खौफनाक किस्म की औरत थी ये जोगन। आज जब उस औरत का तसव्वुर करता हूँ तो यकीन करे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उसी तरह बैठा रहा। जोगन बिस्तर पर लेट चुकी थी। मेरी तरफ सर उठाकर देखा और गुस्सीली आवाज में कहा, यहाँ आओ। मैं जैसे किसी जादू के असर से उठा और उस औरत के पास चला गया। मुझे वाकई नींद नहीं आ रही थी, मगर जोगन मेरे करीब चंद लम्हों के बाद ही गहरी नींद सो गई और बनमानस की तरह खर्राटे लेने शुरू कर दिए। मैंने पहले तो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन इस तरह बहुत जल्द मेरी गर्दन थक गई। फिर मैं इंतहाई एहतियात से काम लेते हुए जरा परे हटकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या मैं इस कमांडो एक्शन में कामयाब हो सकूंगा। दुआएं मांगने से मेरे अंदर एतमाद पैदा हो गया। वक्त का मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि कितनी रात गुजर गई है और रात का पिछला पहर किस वक्त होगा। जोगन को मुझे ही उठाना था। वो तो घोड़े बेचकर सो रही थी और कुटिया उसके बनमानस वाले खर्राटों से गूंज रही थी। मैं आहिस्ता से उठकर कुटिया से बाहर आ गया। आसमान पर तारे खुले हुए थे और भड़क भड़क कर चमक रहे थे। खेतियां यानी 7 सितारों की टोली अभी आसमान के वस्त में थी। इतना मुझे बचपन ही से मालूम था कि जब रात का पिछला पहर होता है तो ये 7 सितारों की टोली आसमान पर मगरबी उफक की तरफ झुक जाती है। इसका मतलब था कि अभी रात के पिछले पहर में 2-2.5 घंटे बाकी थे। मैं कुटिया में आकर बैठ गया। ताक में पीतल का दिया टिमटिमा रहा था। उसकी लौ मध्यम होने लगी थी। मैं वहीं बैठा ख्यालात में उलझा रहा। मुझे पाक आर्मी से रिलीज हुए 5-5.5 साल गुजर गए थे। इतने अरसे के बाद मैं एक बार फिर कमांडो मुहिम पर रवाना होने वाला था। मैं एक एक करके कमांडो ट्रेनिंग के सारे सबक याद कर रहा था। फौज में कमांडो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उसे एक कमांडो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। वो आदमी के जिस्म का हिस्सा बन जाती है। मैंने कमांडो चाकू हिरन की छाल के नीचे छुपा कर रखा हुआ था। मैंने चाकू निकाल लिया। दिए की धीमी रोशनी में उसे खोलकर उसके फल की धार को गौर से देखा। उस पर उंगली फेरी। धार काफी तेज थी। मुझे यकीन था कि ये चाकू मुझे धोखा नहीं देगा। मैंने जोगियों वाली धोती बांध रखी थी। सर के बालों में भी जोगन ने राख मल दी थी जो अब तक काफी झड़ चुकी थी। मैं कुटिया में चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं उठकर बाहर जाता और आसमान पर 7 सितारों की टोली को देखा था। ये 7 सितारे जिन्हें हम पंजाब में खेतियां कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आसमान के मगरबी उफक की तरफ जा रही थी। जब आखिरी बार मैं उठकर बाहर गया तो खेतियां काफी नीचे जा चुकी थी। मैंने कुटिया में आकर जोगन को जगा दिया। वो हड़बड़ा कर इस तरह उठी जिस तरह कोई बनमानस हड़बड़ा कर उठता हो। टाइम हो गया क्या? उसने बालों का जूड़ा बांधते हुए पूछा। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि रात का पिछला पहर हो गया है। वो जल्दी से उठकर कुटिया के बाहर निकल गई। मैं टाट का पर्दा हटाकर उसे देखने लगा। जोगन आसमान की तरफ मुंह करके सितारों को देख रही थी। फिर वो जल्दी से वापस आ गई और बोली, वक्त हो गया है, जल्दी से निकल चलो। जोगन ने अपनी साड़ी खूब अच्छी तरह से कसकर जिस्म के गिर्द बांधी। उसका पल्लू अपने जिस्म पर अच्छी तरह से लपेट लिया। मैंने भी धोती को अच्छी तरह से ऊपर करके कसकर बांधा। उसके ढब में कमांडो चाकू छुपा कर रख लिया। जोगन ने फूंक मार कर दिया बुझा दिया। त्रिशूल उसने पहले ही थाम लिया था। हम कुटिया से बाहर निकल आए। वो तेज तेज कदमों से चलती कुटिया के चबूतरे से नीचे उतर गई। मैं उसके पीछे पीछे था। चबूतरे से उतरकर उसने सामने की तरफ देखा। सितारों से रोशन आसमान के पस मंजर में कुछ फासले पर महादेव के आश्रम के मीनारों के खाके नजर आ रहे थे। वो मेरी तरफ झुक कर बोली, हम बाएं जानिब वाले दरख्तों के पीछे से होकर जाएंगे। खबरदार अब कोई आवाज मत निकालना। खांसी छींक आए तो रोक लेना। मेरे पीछे पीछे चलना। मुझे कमांडो ट्रेनिंग के दौरान अपने उस्ताद के सबक याद आ गए। उसके अलावा मुझे वो कमांडो ऑपरेशन भी याद आ गए जब हमारी कमांडो पार्टी टारगेट मारने के लिए रात के अंधेरे में
दुश्मन के मोर्चों के अकब में जाती थी और हमारा पार्टी लीडर टारगेट के करीब पहुंचकर कहा करता था, खबरदार, हम टारगेट पर पहुंच गए हैं, बातें बंद, सिगरेट बंद। मैं उस वक्त पूरा कमांडो बन गया। मेरे बाजुओं की मछलियां फड़कने लगी। मुझे यकीन हो गया कि मैं टारगेट मार लूंगा और अपनी बीवी को हर हालत में शैतानों, सांपों और मगरमच्छों और बनमानसों की बस्ती से निकाल कर ले जाऊंगा। हम पिछली रात की तारीकी में बाएं जानिब वाले दरख्तों की तरफ चल पड़े। जोगन माया देवी जहां जिंदगी के कई बरस गुजार चुकी थी, उसे अंधेरे में भी रास्ते का पता चल रहा था। वो बड़ी मोहतात होकर एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता उठा रही थी। दरख्तों के नीचे ज्यादा अंधेरा था। सामने कुछ फासले पर शैतान महादेव के आश्रम के हिंदुआना तर्ज के नोकीले मीनार सितारों की रोशनी में नजर आ रहे थे, मगर इनमें किसी जगह रोशनी नहीं हो रही थी। जोगन ने मुझे बताया था कि गुमशुदा शहर की किसी इमारत में बिजली नहीं है। आश्रम और मंदिर में पीतल के छोटे बड़े चिराग जलाए जाते हैं। हम दरख्तों के दरमियान झुक कर चल रहे थे। एक जगह हमारे सामने घनी झाड़ियों की दीवार आ गई। जोगन रुक गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहीं रोक लिया। झाड़ियों की शाखें हटाकर दूसरी तरफ देखा, फिर मेरे कान के पास मुंह लाकर बोली, हम तालाब पर पहुंच गए हैं, आओ देखो। उसने झाड़ियों की शाखें हटाकर मुझे तालाब दिखाया। सितारों की रोशनी में तालाब का पानी मध्यम दिखाई दे रहा था। छोटा सा तालाब था। सामने की जानिब पत्थर की सीढ़ियां तालाब में उतरी हुई थी। पीछे ऊंचे दरख्त और झाड़ियां थी। मैंने सर पीछे कर लिया। मैं कुछ कहने लगा तो जोगन ने मेरे होंठों पर हाथ रख दिया और कान के पास मुंह लाकर सरगोशी की, बोलो मत। कुछ देर के बाद इसी तालाब पर तुम्हारी बीवी 7 औरतों के साथ स्नान करने आएगी। सिंधिया उन औरतों को किसी बहाने बातों में लगाकर दूसरी तरफ ले जाएगी। तुम्हारी बीवी तालाब पर अकेली होगी। उसे अपने साथ लाना अब तुम्हारा काम है। मैं जाती हूँ। अगर हाहाकार मच गई तो मैं तुम्हें पुराने कुंड पर ही मिलूंगी। सिंधिया की कुटिया में नहीं होंगी। भगवान तुम्हारी मदद करे। और जोगन माया देवी चली गई। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि मुसल्लह सपेरे कहाँ हैं और किस तरफ झाड़ियों में हो सकते हैं। जिस तरफ से मैं और जोगन आए थे उस तरफ वो लोग नहीं थे। सामने वाले दरख्तों के नीचे जो झाड़ियां थी वहां उनकी मौजूदगी का इम्कान हो सकता था। मैंने धोती के ढब में से कमांडो चाकू निकाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया। अगरचे उस वक्त मेरा हुलिया साधुओं वाला था, लेकिन मैं एक दलेर जांबाज कमांडो बन चुका था। मैंने हमतन गोश होकर फजा में कुछ सुनने की कोशिश की। वहां कोई ऐसी सरसराहट या आहट सुनाई न दी जिससे मैं कुछ अंदाजा लगा सकता। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। कुछ देर में मेरी बीवी तालाब पर नहाने आ रही थी। उसके आने से पहले मुझे झाड़ियों में मोर्चाबंद मुसल्लह सपेरों को खत्म करना था। उनको खत्म किए बगैर अपने मिशन में मेरी कामयाबी मशकूक थी। मैं एक लम्हा जाया किए बगैर झाड़ियों के पीछे झुक झुक कर दबे पांव चलता तालाब के दूसरे किनारे पर आ गया, जहां पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थी। यहाँ अंधेरा था। आसमान पर पिछली रात का नूर फैलने लगा था। मैं झुक कर छुप छुप कर चलता तालाब से कोई 50 गज दूर गुंजान झाड़ियों की तरफ बढ़ा। मुझे यकीन था कि मुसल्लह सपेरे इन झाड़ियों में ही मोर्चा बंद होंगे। मैं बड़े तजुर्बाकार कमांडो की तरह, चीते की तरह आगे बढ़ रहा था। मेरे पांव की आहट तक पैदा नहीं हो रही थी। मैं झाड़ियों के पहलू से दूर रहकर आगे निकल गया। आगे जाकर मैं पीछे से झाड़ियों की तरफ चलने लगा। मैं झुक कर चल रहा था। 5-7 कदम चला हूंगा कि मुझे फजा में चर्स की बू महसूस हुई। मैं फौरन जमीन पर औंधा लेट गया। मुसल्लह सपेरे बहुत करीब ही थे। वो चर्स पी रहे थे। चर्स की बू उनकी जानिब से ही आ रही थी। मैं कोहनियों के बल सामने वाली झाड़ियों की तरफ रेंगने लगा। मैं बड़ा चौकस और चौकन्ना हो रहा था। रुक रुक कर आगे की तरफ रेंग रहा था। मैं चर्च की बू के पीछे पीछे जा रहा था। बू तेज होती जा रही थी। ये बू सामने वाली पहाड़ियों में से आ रही थी। जब मुझे यकीन हो गया कि मुसल्लह सपेरों का मोर्चा इन झाड़ियों में ही है तो मैंने अंधेरे में इधर उधर देखा। मुझे किसी आड़ की तलाश थी। वहां दरख्त दूर दूर थे। मुझे अपने बाएं जानिब एक छोटी झाड़ी दिखाई दी जो बड़ी झाड़ियों के पास ही थी। ये मेरे लिए बेहतरीन आड़ साबित हो सकती थी। मैं शबनम से भीगी हुई घास पर कोहनियों के बल रेंगता तेजी से उस अकेली झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ गया। मुझे उन दोनों सपेरों में से एक को उस झाड़ी की तरफ बुलाना था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। उस वक्त तेज एक्शन की जरूरत थी। मैंने झाड़ी के नीचे हाथ फेरा। वहां मुझे कोई पत्थर या रोड़ा न मिला। मैंने झाड़ी की एक शाख तोड़ी और उसे सामने वाली झाड़ियों के ऊपर जोर से फेंका। उससे हल्की सी आवाज पैदा हुई। कोई नतीजा न निकला। कोई सपेरा उस आवाज पर जायजा लेने मोर्चे से बाहर न आया। मैंने दूसरी मोटी सी शाख तोड़कर फेंकी। उसकी आवाज ज्यादा थी। मुझे झाड़ियों में 2 आदमियों के बातें करने की आवाज सुनाई थी। मैंने कमांडो चाकू के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और उस चीते की तरह बैठ गया जो अपने शिकार पर झपटने ही वाला हो। 1-2 सेकंड के बाद एक इंसानी साया झाड़ियों में से बाहर निकला। मैं पिछले पहर
के धुंधलके में उसको गौर से देख रहा था। अजीब बात थी और ये मेरी खुशकिस्मती भी थी कि ये आदमी गैर मुसल्ला था। उसके हाथ में या कंधे पर कोई राइफल वगैरह नहीं थी। ये बेएहतियाती सिर्फ चर्स के नशे की वजह से ही हो सकती थी, या ये बात थी कि उन्हें पूरा एतमाद था कि इस जगह कोई गैर आदमी दाखिल नहीं हो सकता। ये इंसान यकीनन गार्ड सपेरा ही था। वो झाड़ियों पर झुककर गौर से देखता रहा कि अभी अभी जो आवाज आई थी वो किसी बंदर की थी या कोई और आवाज थी। मैं पूरी घात लगाकर एक घुटना जमीन पर टेक कर बैठा हुआ था, उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। वो आदमी झाड़ियों पर हाथ मारता उस अकेली झाड़ी की तरफ आ रहा था जिसके पीछे मैं छुपा हुआ था। मुझे जो कुछ करना था बिजली की चमक जैसी तेजी से करना था। मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना होगा। जैसे ही वो मेरी झाड़ी के करीब से गुजर कर एक कदम आगे बढ़ा, मैंने उस पर छलांग लगा दी। मेरा सीधा हाथ छलांग लगाते ही उसकी गर्दन की पुश्त पर पड़ा। ये इस कदर जोरदार हाथ था कि वो आदमी या सपेरा कोई आवाज निकाले बगैर आगे को गिरा। आगे मेरा चाकू था जिसे मैंने उसके हलक पर पूरी ताकत और पूरी बर्क रफ्तारी से फेरा और खुद पीछे हट गया। मुझे मालूम था कि अब उसकी शहरक से खून का फव्वारा छूटेगा और वैसा ही हुआ। खून तो मुझे नजर न आया, लेकिन उसके नरखरे की खरखराहट की आवाज आने लगी। मैंने उसकी आधी कटी हुई गर्दन पर पांव रख दिया। इतने में झाड़ियों के अंदर से दूसरे मुसल्लह सपेरे ने अपने साथी को आवाज देकर बुलाया। जब उसे कोई जवाब न मिला तो वो खुद झाड़ियों से बाहर निकल आया। इस दौरान मैं झाड़ियों की ओट में पोजीशन बनाकर खड़ा हो गया था। मैंने गौर से देखा, दूसरे सपेरे के कंधे से राइफल नहीं बल्कि स्टेन गन स्लिंग के साथ लटक रही थी। अगर स्टेन गन उसके हाथ में होती तो मुझे दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ती, क्योंकि स्टेन गन हाथ में होने की सूरत में उसकी उंगली ट्रिगर पर होती और मेरे हमला करने के साथ ही फायर के धमाके हो सकते थे। दूसरा सपेरा अपने साथी को आवाजें देता आगे बढ़ता चला रहा था। मैं झाड़ियों की शाखों में छुपा हुआ था और उसे नजर नहीं आ सकता था। वो मेरी तरफ बढ़ता चला रहा था। मेरी उकाबी नजरें उस सपेरे के सीने पर गड़ी हुई थी। उसने भी पहले वाले सपेरे की तरह फौजी सिपाहियों वाली वर्दी पहन रखी थी। जैसे ही वो झाड़ियों की उन टहनियों के करीब से गुजरने लगा जिनके पीछे मैं छुपा हुआ था, मैं अचानक उसके सामने आ गया और सामने आते ही मेरा कमांडो चाकू पूरी शिद्दत और ताकत के साथ उसके सीने में उतर चुका था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हम भूसे की डमियों पर मशक किया करते थे और जैसे ही डमी हमारे सामने से लटकती हुई गुजरती थी, हम आड़ से निकलकर चाकू डमी के दिल में घोंप देते। ये बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती थी। अगर हमारा चाकू डमी के दिल पर लगे हुए निशान पर नहीं पड़ता था तो पीछे से इंस्ट्रक्टर की छुरी हमारे सर पर पड़ती थी। मेरा चाकू सपेरे के ऐन दिल में दस्ते तक उतर गया था। वो मेरे ऊपर गिरने लगा। मैं चाकू खींच कर परे हट गया। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और बेहिसो हरकत वहीं पड़ा रहा। मैंने उसकी स्टेन गन उठा ली, ये मेरे काम आ सकती थी। झाड़ियों के अंदर गया तो वहां कोई और आदमी नहीं था। मैं यही तसल्ली करना चाहता था। उसके बाद मैं तेजी से तालाब की तरफ आया और जहां तालाब की सीढ़ियां थीं उससे कुछ फासले पर दरख्त की ओट में होकर बैठ गया। आसमान पर पौ फटने का नूर बढ़ता जा रहा था। मुझे अपनी बीवी का इंतजार था। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे औरतों की बातें करने और धीमी धीमी हंसने की आवाजें सुनाई दी। मेरी नजरें तालाब के पहले जो दरख्त थी उस तरफ लगी थी। आवाजें भी उस तरफ से आ रही थीं। फिर कुछ औरतें अंधेरे में नमूदार हुईं। मेरा दिल धड़क उठा। इनमें यकीनन मेरी बीवी भी थी। सहर की सफेदी अभी नहीं हुई थी, इसलिए औरतों के धुंधले खाके ही नजर आ रहे थे। मुझे इस ख्याल से बेचैनी होने लगी कि ये सारी औरतें मेरी बीवी को लेकर तालाब की तरफ आ रही हैं। सिंधिया ने तो कहा था कि मैं औरतों को बातों में लगाकर दूर ही रखूंगी और तालाब पर सिर्फ मेरी बीवी ही आएगी। फिर मेरे देखते देखते ऐसा हुआ कि 7 औरतें जो मेरी बीवी के साथ आई थीं एक तरफ चली गईं। जरूर उनमें सिंधिया भी थी जो उन औरतों को किसी बहाने दूसरी तरफ ले गई थी। तब मैंने धड़कते हुए दिल के साथ एक इंसानी साए को देखा जो अकेला रह गया था और तालाब की सीढ़ियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। मैंने उसे अंधेरे और धुंधलके में भी पहचान लिया। ये मेरी बीवी जमीला थी। मैंने उसको उसके चलने के अंदाज से पहचाना था। उसका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने स्टेन गन कंधे से लटकाई। चाकू मैंने पहले ही साफ करके अपनी जोगियों वाली धोती के ढब में छुपा लिया था। वक्त बहुत कम था मेरे पास। मैं झाड़ियों से निकलकर सीधा तालाब की तरफ दौड़ गया। उस वक्त मेरी बीवी तालाब की सीढ़ियां उतरने ही वाली थी। करीब जाते ही मैंने उसे पहचान लिया। वो मेरी बीवी जमीला ही थी। उसके खुले बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे। उसने साड़ी पहन रखी थी। मेरे कदमों की आहट पर उसने पलट कर न देखा। शायद वो समझ रही थी कि उसकी सखियों में से कोई सखी है। मैंने करीब आकर
उसे बेख्तियार आवाज दी, जमीला। वो एकदम रुक गई। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और देखती ही रह गई। मैंने आगे बढ़कर उसे बाजुओं में ले लिया। जमीला, खुदा का शुक्र है तुम्हारी शक्ल देखनी नसीब हुई। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें इस दोज़ख से निकाल कर ले जाऊंगा। जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। जितनी देर में ये जुमले बोलता रहा, जमीला हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात के साथ मेरी तरफ देखती रही। मैं समझ गया कि उस पर मंत्रों का असर है और वो पूरी तरह से मुझे नहीं पहचान पा रही। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ ले जाने के लिए खींचा तो जमीला ने चीख मारी। पहले तो मैं घबरा कर रुक गया, मगर मैं तो उसे हर हालत में वहां से ले जाने के लिए आया था। मैंने उसे उठाकर अपने कंधे पर डालने की कोशिश की तो जमीला ने ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीखों को सुनकर सारी औरतें दरख्तों में से निकलकर वहां आ गईं। उन्होंने एक आदमी को देखा कि वो जमीला को अगवा करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने भी शोर मचा दिया। फिर खुदा जाने उनके शोर की आवाज सुनकर किस तरफ से स्टेन गन की फायरिंग के धमाके हुए। मैंने जमीला को छोड़कर अपनी स्टेन गन से हवा में एक ब्रस्ट फायर किया और जमीला को बाजू से पकड़ने लगा तो वो चीखती चिल्लाती शोर मचाती औरतों के साथ दरख्तों की तरफ भाग गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।